नमस्कार, मेरा नाम मुबारक है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा। हम इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। 4-5 ज़िले कवर करने के बाद आखिरकार हम पहुंचे हैं पुणे शहर। पुणे शहर जो मुंबई के बाद महाराष्ट्र का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर माना जाता है। इस शहर ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। पूला देशपांडे और शांता शेळके जैसे लेखक यहीं से आए। पंडित भीमसेन जोशी की ये कर्मभूमि रही है। संगीत की बात करें और नए पीढ़ी की बात करें तो जिंगाट वाले अजय अतुल भी यहीं से आते हैं। नेटफ्लिक्स वालों के लिए बता दूं कि राधिका आप्टे यहीं पली बड़ी। और अगर और रेफरेंसेस लिए जाए, उद्यमियों के रेफरेंसेस लिए जाए तो किर्लोस्कर वाले किर्लोस्कर यहीं से थे। और हमारा बजाज वाले राजीव और राहुल बजाज भी पुणे सिटी से ही आते हैं। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले जिन्होंने स्त्री शिक्षा में बहुत सारा काम किया, वो इसी धरती से आते थे। ये धरती शिवाजी महाराज की धरती है। ये धरती बाजीराव पेशवा की धरती है। बाजीराव पेशवा जिन्होंने वो जगह बनाई जहां इस वक्त हम खड़े हैं, शनिवार वाड़ा। महाराष्ट्र का ये शनिवार वाड़ा, पुणे का ये शनिवार वाड़ा बहुत चीज़ों के लिए वजह से मशहूर है। 1728 में इसकी नींव रखी थी बाजीराव पेशवा ने, बाजीराव पेशवा फर्स्ट ने। बाजीराव पेशवा पे बनी फिल्म अभी आपने देखी होगी, संजय लीला बंसाली ने बाजीराव मस्तानी बनाई थी। और जिन्होंने नहीं देखी होगी उन्होंने उस बारे में सुना ज़रूर होगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल थी। बहरहाल हम पुणे में हैं। हम यहाँ के दोस्तों से बात करेंगे, जानेंगे यहाँ क्या समस्या है, यहाँ क्या राजनीति है, यहाँ क्या अच्छा है, यहाँ क्या सुधरना चाहिए। हमारे साथ कुछ दोस्त खड़े हैं यहाँ पे। ये साथी हमारे लल्लन टॉप के साथी हैं, पुणे में ही रहते हैं। जब से इन्हें पता चला था कि हम महाराष्ट्र आने वाले हैं तो ये चाह रहे थे कि हम इनसे मिले। हम शनिवार वाड़ा आ रहे थे, हमने इन्हें यहीं बुला लिया है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुशील स्वामी है जी। मैं पुणे में थिएटर और स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ 1 साल से। थिएटर और स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं तो आपके क्या संघर्ष? पुणे क्योंकि थिएटर का गढ़ है, यहाँ से बड़े बड़े नाट्यकर्मी आए हैं। आपको क्या इनिशियल क्या संघर्ष मिलता है क्योंकि यहाँ बहुत थिएटर आर्टिस्ट होंगे? संघर्ष यहाँ मतलब जो बाहर से जो लोग आते हैं जो प्रॉपर पुणे के नहीं रहते, जो बाहर की सिटी से है, उनको थोड़ा डोमिनेंस मिलता है प्रॉपर पुणे वालों से। क्योंकि जैसे मैं औरंगाबाद से आया, मैं पहले चंद्रपुर में था, उधर नक्सलाइट एरिया में, उधर भी काम किया, इधर भी काम किया। पर इधर जो डोमिनेंस मिलता है कि तुम बाहर से आए हो, तो ऐसा इधर डोमिनेंस मिलता है। तो क्षेत्रवाद का छोटा स्वरूप यहाँ भी है, हर फील्ड में है एक तरह से। हर फील्ड। अच्छा, आपका क्या दिनचर्या होती है, कैसे आप अप्रोच करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं दिन में? मतलब मैं सुबह उठता हूँ, सुबह पहले उठ के सब न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल देखता हूँ। बाद में उससे जो कंटेंट मिलता है, मेरा ज़्यादा तो कंटेंट पॉलिटिकल सटायर में रहता है। अच्छा। अभी एक मतलब एक ऐसा है मेरा है कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं बोलेंगे तो जो भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, तो उनको लगता है कि हमारे बारे में कोई बोल नहीं रहा है तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। अच्छा। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैंने एक पॉलिटिकल सटायर लिखा था जो एक नासिक में कंपटीशन था स्किट का। उसमें मैंने दोनों पक्ष का अपने अपने हिसाब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिखा था कि कैसे पॉलिटिक्स ये चोर रहे, मतलब ये पॉलिटिक्स का कैसे अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा। तो उसमें मैंने मोदी के बारे में भी लिखा था और कांग्रेस के बारे में भी लिखा था। तो मेरे पहले व्यू जो मैंने जब बड़े लोगों से पूछा इस स्क्रिप्ट के बारे में, तो मेरा सब बोले कि ये तुम ज़रा बहुत डर के रहो, ज़रा मोदी के खिलाफ लिख रहे हो। अच्छा। पर गजब की बात है कि उस कंपटीशन में मेरे को प्राइज़ मिला। आपको प्राइज़ भी मिला जबकि आपने सत्ता के खिलाफ लिखा था? हाँ, सत्ता के खिलाफ। क्या लिखा था? मतलब यही कि कैसे मतलब एक राजकारण बोले तो क्या रहता है कि ऐसा कार्य के ऐसा विचार रहता है जो कि हम उससे देश को अच्छा कर सकें। अच्छा। पर वो न करके कि अपन बाहर के दूसरे थिंग में अपन ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये शहर जहाँ शनिवाड़ा पे आप खड़े हैं, पेशवा की शुरुआत यहाँ से हुई। पेशवा ने दिल्ली तक अपना जो भी था विस्तार करने की कोशिश किया और पानीपत में जो हुआ आपको पता है। बिल्कुल। ये वही जगह है जहाँ पे जिग्नेश मेवानी जी आए थे जी। 2017 एंड में भाषण दिया और बाद में आपको पता है क्या हुआ, कोरेगांव भीमा। तो वहाँ यहाँ आके वो ब्राह्मणवाद के बारे में कुछ बोले, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जहाँ पे खड़े हैं वो जो पेशवा थे वो खुद ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों की इधर थी। हाँ, ओके, ठीक है। अब ये एक शनिवाड़े की बात है। अगर पेशवाओं के बारे में आप हिस्ट्री जानते हो तो बहुत बड़ी है, आपको भी पता है। बाजू में यहाँ लाल महल है। लाल महल में आपको पता होगा कि शाइस्ता खान की उंगली काटी थी शिवाजी ने। बड़ा ही ऐतिहासिक ऐसा प्लेस है पुणे। मुला मुठा रिवर यहाँ से गुजरती है, मुला गुजरती है यहाँ से। मुला का मुद्दा पुराना है थोड़ा सा। क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि सफाई नदी गंदी है, स्वच्छता का दिक्कत है यहाँ पे।
शिवसेना और स्टेट में शिवसेना और बीजेपी की सत्ता काफ़ी सीमित समय तक रही। अदरवाइज़ पुणे और महाराष्ट्र को शरद पवार जी, बारामती से आप आ ही रहे हो, आपने बिल्कुल, देखा सब कुछ। बिल्कुल। आपने कहा कि वहाँ विकास जो है काफ़ी सीमित है। इसके अलावा पुणे, जहाँ पे उनका एक ऐसा स्थान रहा जहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। एक ये भी चीज़ है कि डेवलपमेंट जिस तरह से हुई है, इंजीनियरिंग प्लेस है, एक इंजीनियरिंग प्लेस है, किर्लोस्कर यहाँ से शुरू हुए, यहाँ पे बजाज है, महिंद्रा है, टाटा है। ऑटो क्लस्टर में यहाँ पे आपको WM मिल जाएगी, वॉक्सवैगन मिल जाएगी, VW, आपको मर्सिडीज़ मिल जाएगा। ये सब है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, सिटी का मेन मुद्दा ये है ट्रैफिक, पानी की जो व्यवस्था है। ट्रैफिक तो बड़ी समस्या है बॉस। हम मैप पर डालते हैं 3 किलोमीटर जाना होता है, बोलता है 15 मिनट लगेंगे। जी जी, तो ये तो दिल्ली से भी बुरा हाल लगा। हाँ जी, इसका मेन मुद्दा ये हो गया है कि जब विकास हुआ तो इनइक्वालिटी जो बोलते हैं, जो शरद पवार जी थे यहाँ पे, उनका काफ़ी माना जाता है कि शरद पवार जी ने ये महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ दिया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप यहाँ पे ये मगरपट्टा है, अच्छा, उसके बाद सामने एमनोरा है। आप टाउन प्लानिंग देखिए, हज़ारों फ्लैट आ गए हैं आसपास, लेकिन जो बीच का रास्ता है वो हार्डली 2 लेन इधर 2 लेन उधर, 2.5 लेन है। अच्छा। 2.5 लेन में आपको उस बंदे को चलना भी है और आपको बाकी गाड़ियाँ भी है। गाड़ियाँ भी लगी। अच्छा, मगरपट्टा, और ये ऐसा रास्ता है जो नगर रोड को जोड़ता है हड़पसर रोड से। जो सोलापुर, आप बारामती से आए, जो सोलापुर रोड था वो नगर रोड को जोड़ता है। और नगर रोड पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स है, रांजनगांव होगी, सनसवाड़ी हो गई, शिकरापुर हो गया, और वापस से उस और चाकन जाने के लिए। ये इतना सा रास्ता, बीच में एक ITF बन रहा है खराड़ी में। ट्रैफिक की व्यवस्था वैसे के वैसे वहाँ पे आपको बीच में दिखेगा कि बिल्कुल ही बॉटलनेक हो रहा है। मुंडवा में सालों से है व्यवस्था, वहाँ पे राष्ट्रवादी आ रही है, बारामती जी की सरकार, शरद पवार जी की सरकार। लेकिन वहीं मुद्दा वहीं के वहीं। आप अगर पिंपरी चिंचवड़ देखोगे, सबसे पुराना प्लेस, वहाँ पे भी बॉटलनेक था, सालों से था। हम लोग हमेशा देखते थे कि अगर पिंपरी चिंचवड़ से पुणे में आना है, वहाँ पे भी बॉटलनेक बना रहता था। अच्छा, कभी नहीं सुधरा, ये अब जाके सुधरा है। अब सुधरा है। जाके सुधरा है। अब रास्तों मेट्रो की परिस्थिति 10 साल में इन लोगों ने बस हमको पेपर में पढ़ते थे, अब मंजूर हो रहा है, अब मंजूर हो रहा है, अब मंजूर हो रहा है। सेंट्रल में इनकी सरकार, महाराष्ट्र मुंबई में इनकी सरकार, यहाँ पे इनकी सरकार, यहाँ पे महानगर पालिका से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक मेट्रो आई नहीं। अब मेट्रो का काम शुरू हुआ, धड़ल्ले से शुरू हुआ है, और मुझे लगता है थोड़ी जल्दी आने वाले कुछ 6 महीने या साल भर में काम हो जाए, शुरू हो जाएगी। कितना लंबा स्ट्रेच है मेट्रो का? मेट्रो का देखिए, यहाँ से अगर पिंपरी चिंचवड़ से शुरू होता है वो आपको शिवाजी नगर में क्रॉस होगा, और वो सीधा रास्ता कात्रज तक का प्लान है, कात्रज का अप्रूव्ड प्लान्ड है। ओके। एक वो हो गया, उस पर आधा काम हो गया। पिंपरी चिंचवड़ में पूरा काम हो चुका है, खंबे लग चुके हैं, खंबे लग चुके हैं पूरे। अब यहाँ से जो सिटी में आपने ऑलरेडी देखा है काम शुरू हो गया, शायद आप कहाँ से आ रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ तक काम शुरू हो गया है ऑलरेडी। अब ट्रैफिक, हाँ, ट्रैफिक शुरू हो गया है। कोथरूड में, जहाँ कोथरूड से जो शुरू हो रहा है, कोथरूड से बिल्कुल रामवाड़ी तक होगा। जो हड़पसर रोड है वहाँ रामवाड़ी तक होगा, ये प्लान है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़ोरों से काम हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ खुद नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने ये काम शुरू किया था। पानी के बारे में, पानी आप अगर हमारा सिटी एरिया देखें या आप सिटी एरिया में, यहाँ पे पानी की दिक्कत उतनी है नहीं। ऐसा कहा जाता है पुणे की जो भौगोलिक रचना है वो बिल्कुल, आप एक जो चाय पीते हैं जिसे क्या कहते हैं आप, जैसे हम यहाँ कप बशी कहते हैं, जो बशी होती है, बोल सकते हैं, हाँ सौसर, तो सासर की तरह है। यहाँ पे पानी मिलता है, जैसे जैसे आप थोड़े बाहर जाएंगे तो पानी वहाँ पे उतनी आसानी से पहुँच नहीं पाता है। अब ये जो वाटर कैचमेंट एरिया है, जैसे लवासा आपने शायद सुना होगा। बिल्कुल सुना। ये लवासा आप किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? रेन कैचमेंट एरिया था मावल का, वहाँ पे लवासा की बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई, हाईकोर्ट में मुद्दा रहा, फिर बाद में ये HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ले लिया, और आप इसके ट्रेल देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, कि इन्होंने इसे बनाने के लिए अप्रूवल दिया था। अब उन्होंने दिया रेन कैचमेंट एरिया में, कहीं ना कहीं उसका आप समझ सकते हो वो एक पूरा जंगल एरिया था, आदिवासियों का एरिया था, उन्हें रिहेबिलिट कराया गया, और वहाँ पे वो जो भी थी एक पूरी सिटी खड़ी की गई। वहाँ पे अभी कोई ज़्यादा रहता नहीं है, वो सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम में आ जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है। टाउन प्लानिंग के नाम पे पुणे में बहुत कुछ खराब काम किया गया, ऐसा मुझे लगता है। तो प्लान्ड नहीं है कुछ? बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगता प्लान्ड है। अगर आप पिंपरी चिंचवड़ जाओगे, जहाँ पे राष्ट्रवादी बहुत बोलता है कि हमने बहुत काम किया है, बहुत टाउन प्लानिंग है, आपको करना ही था, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम थी, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी की आय बहुत ज़्यादा थी, तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट ये करना था। तो पुणे में किसने रोका था इन्हें? पुणे में किसी ने रोका था? किसी ने नहीं रोका होगा। पुणे भी महानगर पालिका में इनकी सत्ता सालों से रही है, एक अधिकार चाह रहा है। आप सेंट्रल में थे तभी भी आप पुणे का विकास नहीं कर पाए। सिर्फ अगर देखोगे पुणे के चारों ओर
फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो मल्टीपल जिसको बोलते हैं, बहुत सारी जिसमें 500,000 सोसाइटी 500 फ्लैट्स बनते हैं, वैसे वैसे सोसाइटी बन रही है। लेकिन आप अगर इक्विवेलेंट टू उसके देखते हैं कि यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या व्यवस्था दे रहे हो, पानी की क्या व्यवस्था दे रहे हो, इसका वातावरण पे क्या अंतर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा है। अच्छा, तो यानी कि दो चीज़ें हैं, एक तरफ जो विकास हो रहा है वो कहीं और हो रहा है, और जो बेसिक चीज़ों पे है वो कम ध्यान दिया जा रहा है, जो शहर की हार्टलैंड में होता है। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मुबारक। आपका नाम मुबारक है, मेरा खुद का भी नाम मुबारक है। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ। मीरठ से हैं आप, तो आपके यहाँ भी चुनाव चल रहा बिल्कुल होगा? चल रहा है, बिल्कुल। कब है पोलिंग? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को है। क्या चल रहा है आपके यहाँ आजकल? कौन कौन खड़ा है आपके यहाँ? वहाँ तो भी बीजेपी का कैंडिडेट भी है और स्वाभिमानी आघाड़ी है उधर। स्वाभिमानी आघाड़ी। हाँ, राजू शेट्टी की स्वाभिमानी आघाड़ी है। अच्छा, उनके कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ उनका गठबंधन हुआ। अच्छा, उनका गठबंधन है। कौन है कैंडिडेट? बीजेपी का कैंडिडेट तो संजय काका पाटिल है उधर। संजय काका पाटिल। हाँ, और स्वाभिमान राजू शेट्टी की जो विशाल पाटिल है, वसंत दादा के। और सिटिंग एमपी कौन है? सिटिंग संजय काका पाटिल है उधर के। अच्छा, तो अब आप यहाँ पुणे घूमने आए थे? नहीं, काम से आया था। काम से आए थे तो सोचा शनिवार वाड़ा भी देख हाँ, के देख के चले। जाएंगे। आते रहते हैं आप यहाँ? हाँ, कभी आता रहता हूँ। कितनी दूर है मीरज यहाँ से? मेरे से 220 किलोमीटर है। 220 किलोमीटर से आप आए हैं, तो जाहिर सी बात है रुकेंगे भी। नहीं, शाम में ट्रेन है, निकल जाएंगे। अच्छा, शाम में ट्रेन है, निकल जाएंगे। क्या करते हैं आप? आप फ्रूट सेलर हैं इधर मेरठ में। फ्रूट सेलर है आप। तो आप पर किसी सरकार की किसी नीतियों का, किन्हीं फैसलों का आप तक असर पड़ा है? नीतियाँ तो उन्होंने इम्प्लेंट की थी, लेकिन ज़्यादातर वो कारगर साबित नहीं हुए अभी। कारगर साबित नहीं हुई? बिल्कुल नहीं अच्छा। हुए। उन्होंने डिसीजन तो अच्छे लिए थे, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर पहुँचे नहीं। कौन से डिसीजन है ऐसे जो लिए तो अच्छे इरादे से गए थे, पर जो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच डिसीजन पाए? तो इसका था, नोटबंदी का था। नोटबंदी का? हाँ। बाद में जीएसटी का था। ये जीएसटी का तो इम्प्लीमेंट ही सही तरीके से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। जीएसटी से क्या सेटबैक मिला है? नहीं, जीएसटी जिस तरह लाना चाहिए था उस तरह नहीं लाएगा। थोड़ा तो स्टेप बाय स्टेप लाना चाहिए था। स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए था, इन्होंने एकदम से शुरू कर एकदम दिया। से चालू किया। अच्छा, तो इससे क्या हुआ नुकसान? नहीं, इससे कैसा हो रहा है, कारोबारियों को बहुत परेशानी हो रही है। GST परेशानी हो रही है। फाइल करने में बोलो, पर- 1 महीना 3 महीने में जो फाइल करना लगता है उससे। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि जीएसटी से उन्हीं लोगों को दिक्कत है जो ईमानदार नहीं है। आपको लगता है ऐसा है? नहीं, जीएसटी खराब है ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम। अच्छा। जीएसटी तो बहुत अच्छा है, पहले ही आना चाहिए था जीएसटी। अच्छा। लेकिन जिसका इम्प्लीमेंट जो था ना, वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए था। अच्छा, स्टेप बाय Step स्टेप। by- और नोटबंदी आपको लगता है कि इरादा ठीक था? नोटबंदी के लिए जो भी कारण बताए गए थे, वो तो कुछ उसमें हासिल नहीं हुआ। उसमें कुछ हासिल नहीं नहीं, हुआ। बिल्कुल जैसा काला धन जो बोल रहे थे आप, काला धन तो बिल्कुल नहीं आया। अच्छा। ज़्यादा पैसा जमा हो गया। दहशतवाद के बारे में बोल रहे थे, वो भी नहीं हुआ। आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं लगा? कंट्रोल बिल्कुल बढ़ गया था, ऐसा लग रहा है बढ़ गया। आपको मालूम है, रिपोर्टिंग समझ में आती है, अच्छा, आपको लग रहा है कि आतंकवाद बढ़ा है? बढ़ गया है। कम जबकि नहीं हुआ। बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से तो आंकड़े आते रहते हैं कि हमने इन 5 सालों में कश्मीर में कम हुए हमले। मतलब फेसबुक, सोशल मीडिया पे ऐसे आते हैं आंकड़े, कुछ पिक्चर बनी हुई होती है कि वो सब मनमोहन सरकार में इतने थे, हमारे यहाँ इतने हैं। तो आपको क्या लगता है वो सब झूठ है? अभी झूठ तो नहीं कह सकते, लेकिन जो दिख रहा है सामने उससे तो ऐसा नहीं लगता कि पहले कम था, पहले ज़्यादा था और अब कम हुआ है। अच्छा, ऐसा है। तो आपको लग रहा है कि ये सरकार जो कह रही है, नहीं, जिस तरह विकास के नाम पर हमने भी वोट दिए थे सरकार को, जैसे विकास की बात जो कर रहे थे, वो विकास तो नहीं दिख रहा, अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा। 5 साल मौका दिए आपने, अच्छा, लेकिन उस तरह जिस तरह होना चाहिए था नहीं हुआ। मुद्दों से भटकाया गया ऐसा लगता है हमको। मुद्दों से भटकाएगा। भटकाया तो मोदी जी तो कहते हैं, बीजेपी के सब लोग कहते हैं कि हमने तो ठीक विकास किया। इधर फडणवीस सरकार भी कहती है कि हमने तो खूब काम किया है। बोलने उनको भी 5 साल होने वाले 5 हैं साल का स्टेट जवाब में। तो देना पड़ेगा उनको। तो जवाब बताइए। देना पड़ेगा। जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो आपको लगता है कि जनता जवाब लेगी? देखेंगे क्या होगा इलेक्शन में। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रितेश है। रितेश, आप यहीं से हैं? हाँ, पुणे से, बचपन से पुणे से। बचपन से पुणे से हैं आप तो? मैं बहुत पुणे के बढ़िया। बारे में एक स्पेशलिटी बताना चाहता हूँ जी बिल्कुल बताइए। कि पुणे इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड सिटी, बिकॉज पुणे के आसपास में बुद्धिस्ट और जैनिस्ट केव्स है। बाद में पुणे में शिवाजी महाराज का बचपन पला हुआ था। ऐसे कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने ये भूमि एस्टेब्लिश की है। बाद में शिवाजी महाराज का जन्म यहाँ पुणे में ही हुआ है। तो बाद में पेशवाई का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पुणे में ईस्टर्न मारवाड़ से पेशवाई ने अटक तक झंडा लगाया था, ऐसा कहते हैं, पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान अटक, हाँ, अटक लाहौर तक के झंडा पास लगाया है। था। हाँ, लाहौर के पास उस तक झंडा लगाया था। जी। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ जिग्नेश मेवानी ने यहाँ एक क्यों ली, मीटिंग क्यों ली थी, और यहाँ एक प्रकाश आंबेडकर ने बहुत बड़ा मेला लिया था कि पेशवाई को गाड़ेंगे, ऐसे कह के। अच्छा, तो इसका एक कारण एक था
कि ये कहते थे कि पेशवाई ने उनके समय में यहाँ के दलितों पे बहुत अत्याचार किया था। अच्छा। हाँ, तो यहाँ के पुणे के एक अविनाश धर्माधिकारी करके एक IAS है, एक्स IAS, तो उन्होंने कहा था कि उस समय उनके एक स्पीच में सुना मैंने कि उस समय के लोगों के पीछे ऐसा एक मटका ये रहता था बांधा हुआ, पीछे कांटों के झाड़ लगाए थे कि मटका होता हाँ, था और झाड़ू लगाए थे पीछे ठीक है। कि तुम जो चल रहे हो वो पोछा जाए पीछे से। अच्छा। और थूकने के लिए वो तुम गाड़ियों में थूकेंगे। तो उस मटके में ही थूकना है, जमीन पे नहीं नुकता थूकना है। है। अच्छा। तो उसी समय महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम आ गया था, महात्मा फुले करके। महात्मा कि ज्योतिबा वो एक फुले। इंजीनियर थे प्रोफेशन से, बहुत अच्छे इलाइट ग्रुप में आते थे। वो पढ़े लिखे थे, मगर यहाँ के ब्राह्मण कम्युनिटी ने उन्हें थोड़ा सा अपोज किया कि वो जो क्या कर रहे थे उनसे। तो आगे जाके क्या हुआ, यहाँ की भूमि एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के लिए आगे थोड़ी सी आई। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के लिए जो पेरियार है साउथ में, जिन्हें इंडिया में सबसे बड़ी एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाई, उनके गुरु कहते फुले कहते थे। अच्छा। तो यहाँ अम्बेडकर जी ने पुणे करार हुआ था, यहाँ पुणे में गांधी जी और अम्बेडकर में पुणे में ही हुआ था। तो पुणे के पहले हिंदू के जो कैबिनेट था उसमें पुणे के काका साहब आगे करके एक पर्सन थे। तो पुणे इज़ अ वेरी कल्चरल एंड इलाइट ग्रुप पीपल्स। ओके। बट देन क्या हुआ, कुछ समय के बाद पुणे के आसपास बाहर के लोग आने लगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा जैसे कि पुणे इज़ नॉट अ प्लान सिटी, गुड नॉट प्लान सिटी, जहाँ जो ये सिर्फ जो पेट करके है कि जो मेन एरिया है पुणे का वही सिर्फ प्लान है, बाकी आजू बाजू में प्लान सिटी नहीं है। तो जिग्नेश मेवा ने यहाँ जो मीटिंग ली थी, उन्होंने बात कहा था कि जो उस टाइम जो पेशवाई में हुआ था तो अब हम होने नहीं देंगे, क्योंकि मोदी सरकार उस पेशवाई का एक रूप है। तो इसलिए उन्होंने ये लिया था। फिर बाद में मोदी सरकार पेशवाई का ही एक रूप पेशवाई का एक रूप है, क्योंकि उनके समय में ज़्यादा दलितों पे अत्याचार हुआ है। मैं ये नहीं मानता कि हुआ है, नहीं हुआ है, वो पीछे भी होता था। अच्छा। मगर मीडिया और उससे आगे आया सब चीज़ कि ये दिख रहा है कि ऐसा हो रहा कुछ है। उदाहरण बता पाएंगे आप? यहाँ कोरेगांव में जो हुआ कि दो समाज के बीच में जो क्लैशेस हुए, उसके लिए कुछ अलग का कारण हो सकता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मगर जो हुआ वो गलत हुआ, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? गवर्नमेंट ही था। अच्छा। गवर्नमेंट ने सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा जो सत्ता में हाँ, है। सत्ता में। तो अब महाराष्ट्र में एक थर्ड फंड ओपन हो रहा है, वंचित बहुजन आघाड़ी के। अच्छा। आई एम डोंट वोटर ऑफ वंचित बहुजन आघाड़ी, बट प्रकाश आंबेडकर ओवीसी कुछ युवकों के लिए एक नई दिशा दिखा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वो जातिवादी है, आगे है, मगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आप देखें तो यहाँ सिर्फ घरानेशाही की, मतलब फैमिली पॉलिटिक्स हुई है। फैमिली पॉलिटिक्स। आप देखिए महाराष्ट्र के जो अपोजिशन पार्टी लीडर थे विखे पाटिल, उनके बच्चे बीजेपी चले गए, बीजेपी ने उन्हें एक्सेप्ट किया। यहाँ विजय सिंह मोहिते पाटिल करके थे, वो महाराष्ट्र के राजघराने के से, तो वो भी बीजेपी, उनका लड़का बीजेपी चला गया। अब जहाँ सुप्रिया सुले है जो शरद पवार की बेटी है, वो भी फैमिली बैकग्राउंड से। यहाँ आप पिंपरी चिंचवड में जाएंगे, पार्थ पवार, सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है। यहाँ पार्थ पवार है, शरद पवार के पोते हैं, अजित पवार के बेटे, वो भी। तो ये देखिए पुणे के आसपास आप जो सब देख रहे हैं वो सिर्फ बाप बेटे का सरकार चल रहा है। ऐसा ही कोई भी पार्टी हो। अब सातारा में जाएंगे, उदयनराजे भोसले, उनके चाचा MLA थे, वो खुद MP रहे, उनके भाई MLA है। तो आप महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में देखेंगे तो सब घरानेशाही का पॉलिटिक्स चल रहा है, पुणे छोड़ के। पुणे के दोनों उम्मीदवार एक कॉमन बैकग्राउंड से, मोहन दादा जोशी और गिरीश बापट, दोनों एक कॉमन फैमिली से। सो आप ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में सिर्फ बाप बेटे की सरकार चल रही है। अच्छा। हाँ, कोई अलग नहीं चल। अभी आपने दलित एट्रोसिटीज़ की बात की, देश में एक और चीज़ भी बड़ी चल रही है इधर। दुखद है ये स्थिति कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत बढ़ी हुई है। कोई भी छोटा मोटा रीज़न होता है और भीड़ जो है इकट्ठी होकर लोगों को मार ही देती है। अखलाक का केस है, कई ऐसी खबरें आई कि महिला को डायन समझ के मार दिया गया, कि वो बच्चे उठाने वाली है समझ के मार दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मॉब का इतना बड़ा पंगा है, जो मॉब जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो सरकार इसको रोकने में या इन लोगों को कुछ डर बिठाने में इन लोगों पर कामयाब नहीं हो पा रही है? क्या सरकार की तरफ से कुछ फेलियर है? ऐसा नहीं मैं कह सकता, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, मगर हमारे इंडिया में एक मराठी में एक मन है, एक कोट है कि गर्दी को अक्ल नहीं होती। कहावत है, गर्दी को अक्ल नहीं होती, यानी कि भीड़ को अक्ल नहीं होती। भीड़ क्या करती है? आपने सो देखा, एक लड़का है पास में, आपने किसने कहा इसने एक लड़की को छेड़ा है, तो मॉब सोचेगा नहीं ये क्या कर रहे, जाएगा सोचेगा नहीं ये क्या कर रहा है, जाएंगे सीधा पीटेंगे। तो ऐसा होता है कि कोई घटना हो जाए तो हम डायरेक्ट क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, ऐसा नहीं होता, मगर उसके पीछे एक कोई आप देख रहे कि अखलाक का कहा जो दादरी में हुआ था, एक इशू हुआ था। तो महाराष्ट्र और इंडिया में ही कि जब मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट के बाद अपने स्वतंत्र के पहले, तो हिंदू मुस्लिम एक
कॉन्फ्लिक्ट है। तो लोग क्या सोचते हैं कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, मुसलमान सोचते हैं हिंदू हमारा दुश्मन है। अच्छा। अब महाराष्ट्र में एक अलग हुआ है, अब मॉब लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं कि जो सवर्ण समाज है वो दलित समाज को पीछे देख रहा है, दलित समाज सवर्ण समाज को पीछे देख रहा है। तो महाराष्ट्र में एक अलग तरह की राइवलरी अलग तरह की एक महाराष्ट्र में ज़्यादा मुसलमान है मगर यहाँ दलित कम्युनिटी ज़्यादा है। और एक लीडर भी महाराष्ट्र के प्रकाश आंबेडकर है, वो दलित कम्युनिटी और बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं, तो वो उनका लीडरशिप करते हैं। तो यहाँ इधर कोरेगांव भीमा के बाद वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को ज़्यादा मिला। मगर अब ये हुआ कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में सब बाप बेटे को सरकार कोई टिकट दी जा रहा है, हर पार्टी की। कोई बीजेपी अपने को ले रहा है, इसको ले रहा है। तो एक लोग चाहते हैं, एक नया ये चाहते हैं कि जो समाज में विद्वेष नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि एक मतलब एक सामान्य जो लीडर है वो आगे आना चाहता है। अच्छा। ऐसी बात है। चलिए आपने कहा और कुछ कोरेगांव भीमा के बारे में, लेकिन कोरेगांव भीमा जिग्नेश मेवानी ने जब यहाँ पे भाषण दिया उसके बाद में हुआ, पहले नहीं हुआ। जो टकराव था, आप अगर पुणे का इतिहास देखोगे, पुणे में कभी भी दो समाजों के बीच में टकराव हुए नहीं। 1991 हो या कुछ भी हो, कहीं भी हो, पुणे हमेशा शांत रहा। लेकिन जब जिग्नेश मेवानी जी यहाँ आए, उन्होंने कहा रास्ते पे हमें संघर्ष ले जाना है। यहाँ पे बैठ के वो ब्राह्मणवाद आपने कहा वो उस वक्त था, दलितों के ऊपर मैं मानता हूँ एट्रोसिटीज़ होती थी। लेकिन अब पुणे में कोई पूछता है आपको कि आप किस जात से हो, किस धर्म से ताल्लुकात रखते हो? अब ये नहीं होता। अब पुणे जैसी सिटी में नहीं होता। अब यहाँ आके आपने ऐसे जवाब देना है और उसके बाद में ये सब होना, पुणे जैसी सिटी में ये होना, ये मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए मैंने जिग्नेश मेवानी का नाम लिया। उन्होंने कहा ये नहीं समर्थन नहीं करता, उसने क्यों किया इधर ऐसे, इसलिए नहीं। और सर जी उन्होंने कहा जीएसटी के बारे में, मैं जिस इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरा आयात निर्यात के बारे में जो मेरा बिजनेस है, मैं कहता हूँ जीएसटी के बाद में बिजनेस में बहुत सारे सुलभ रास्ते खुले हैं। रास्ते खुले हैं, बहुत रास्ते खुले हैं। जीएसटी के बाद में अगर मैं इंपोर्ट्स के बारे में सिर्फ बात करूं, इंपोर्ट्स आने के बाद अपने यहाँ नॉर्मल टाइम होता था कि कार्गो पोर्ट पे पड़ा रहता था कम से कम 10 से 12 दिन। हम सोचते थे यूरोप में जाता था, जहाँ से यहाँ से एक्सपोर्ट जाता था, वहाँ से पोर्ट में 2 दिन में कार्गो क्लियर होके इंपोर्टर के पास चला जाता था। लेकिन जब वही कार्गो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं कहीं से, यहाँ पे 10 से 12 दिन कार्गो वहाँ फंस जाता था पोर्ट में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का यूज़ नहीं होता था। राजीव गांधी और सैम पित्रोदा ने इंटरनेट लाया, कंप्यूटर लाया, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है इस सरकार ने बहुत अच्छी तरह से किया। अब वो 10 से 12 दिन का जो टाइम था, अब वो सीधे 3 से 4 दिन में हो गया है। 10 से 12 दिन आपका जो कैपिटल अटका रहता था, एक कोई भी जो इंपोर्टर है, जो आप यहाँ पे कुछ सामग्री आप इंपोर्ट कर रहे हो, जिसमें आपकी लागत लगी पड़ी है, वो 10 से 12 दिन बिना इंटरेस्ट के, मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो सीधा आपके 3 दिन में आपके वेयरहाउस में क्लियर होके आ रहा है। यानी चीज़ें आसान हो रही है। इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे होगी चीज़ें सस्ती, आप इन्फ्लेशन कम होगा और लॉन्ग टर्म में जीडीपी बढ़ेगा। तो आप सिर्फ बोलते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों का नंबर ऊपर चला गया है, लेकिन ये कैसे हो गया ये बताते नहीं हैं। अगर जीएसटी नहीं होता तो अभी भी हम एलबीटी भरते हैं यहाँ पे। एलबीटी या ऑक्ट्रा या जकात, ये 3 चीज़ों में से एक ही चीज़ होती है ये। अब इसके अलावा इससे लोग दूर भागने के लिए क्या करते हैं, सिटी लिमिट से बाहर जो व्यापारी थे अपने वेयरहाउस लेते हैं, सो दैट कि हम एलबीटी ना भरें। चलिए, मतलब चीज़ें थोड़ी आसान हो रही है। बहुत भारी बातें कर ली हमने, अब थोड़ी सी लाइट बातें करते हैं। एक हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, इनका हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी विराट नाम है मेरा। विराट। आप यहीं से हैं, पुणे से जी। या बाहर से आए हैं? पुणे से ही है? जी, पुणे से। यहीं रहते हैं? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? नहीं कुछ नेता कोई तो पसंद होगा। नेता वैसे तो अपने को मोदी ही पसंद है। मोदी जी पसंद है। क्या काम अच्छे लगते हैं उनके? जी बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, जैसे जैसे इलीगल गैर कानूनी काम बंद किए हैं। अच्छा, गैर कानूनी काम हाँ। बंद किए हैं। और जैसे कि बहुत अच्छे काम किए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक कैसी रही उनकी? सर्जिकल स्ट्राइक भी ठीक है, नेचुरल। ठीक है। ये जो हेयर स्टाइल है आपका, आई थिंक यू डोंट माइंड? हाँ, ये जो आपका हेयर स्टाइल है, मैंने वो फिल्म देखी थी मन मर्जिया, वो विकी कौशल ने उसका ऐसा हेयर स्टाइल था, यहाँ वहाँ से प्रेरित है ये? नहीं ये मैंने मेरा खुद के या आपको अच्छा लगता है ऐसे, मतलब अलग से बाल करा लूँ तो यार मस्त कूल लगता हूँ मैं। शौक है। और क्या क्या शौक है आपके? बस ये शौक है। क्या पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं कुछ करते जी, हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न कॉलेज में। मॉडर्न कॉलेज। कौन सा कॉलेज? मॉडर्न कॉलेज। मॉडर्न कॉलेज में किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं? जी साइंस साइड से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, आप थोड़े से नर्वस नज़र आ रहे हैं, आपको हम ज़्यादा नहीं परेशान करेंगे। हम शनिवार वाड़ा में हैं, हम पुणे में हैं। हम पुणे में कल भी रहेंगे। आप हमसे मिलिएगा, हमसे बात कीजिएगा। आप हमसे इस तरह से मिल सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज डाल सकते हैं। lt.chunav@gmail.com नाम से हमारी ईमेल आईडी है, वहाँ मेल कर सकते हैं। आइए बात कीजिए, अपने शहर की समस्याएं बताइए।
बताइए कि इस शहर में राजनीतिक माहौल कैसा है, इस शहर का सांस्कृतिक माहौल कैसा है, इस शहर के लोग कैसे हैं, कहाँ जाए क्या खाए, ये तो ज़रूर ही बताइएगा। स्वागत रहेगा आपका। मेरे साथ रजत सेन है, मैं मुबारक। आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज।